आदर भाव के साथ ये करते हैं। तो खस के बारे में मैं 25 सालों से 20 सालों से बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कुदरती खेती करता हूँ, बिना जुताई की खेती करता हूँ। 10 साल से चीख-चीख के कह रहा हूँ, ज़िंदा रहना है तो फूड फॉरेस्ट्री करो, नहीं तो लोग ये बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आज ख़ास तौर पर खस के बारे में बात करें, क्यों खस इतना अहम है? Anupam, if you have the presentation, you can run the relevant pages, please. तो मोटा-मोटी तौर पर अंशु महाराज जी ने बहुत ही तफ़सील से बहुत अच्छी चीज़ें बताई। मैं उसमें बहुत जो सरल चीज़ है, जो खेती-किसानी से ताल्लुक़ रखती है, चूँकि मैं जुड़ा हुआ हूँ वेटिवर डॉट ओआरजी, जो रिचर्ड ग्रिमशॉ हैं, वर्ल्ड बैंक में थे। उन्होंने इस हम्बल ग्रास को हिंदुस्तान से सीखा, पूरी दुनिया में ले गए। चाइना उसको बहुत इस्तेमाल करती है, ऑस्ट्रेलिया, सेनेगल, किंग ऑफ थाईलैंड इसके मेन पेट्रन हैं। तो लेकिन शायद मेरी जानकारी में खस की जिस तरह का उपयोग हम करते हैं और ये हमारे सहयोगी करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता। वो ऐसा इसलिए कि अभी भी खस को वो लोग एक हेजग्रो के तौर पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर वो एक बाड़ लगाते हैं खस की उपयोग के तौर पर। चाहे खेत हों, चाहे पहाड़ी हो, चाहे सड़कें हों, या नदियाँ हों, उन सब में बहुत उपयोगी है, कोई इसके बारे में दो राय है ही नहीं। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। इसकी जो जड़ें हैं सीधी जाती हैं और ये स्टील के बराबर है। देयरफॉर बहुत सारे ऐसे उसमें वेटिवर डॉट ओआरजी में बहुत तफ़सील से इसमें बताया है कि जहाँ बहुत सारी जगह पहाड़ों में, ख़ास तौर पर चाइना में, जो जो कंक्रीट स्लैब और जो टूट जाता था, जिन डिफ़िकल्ट इलाकों में, वहाँ खस जीवित है। और उस खस ने उसको वो काम हासिल किया जो सीमेंट कंक्रीट नहीं कर पाया था। खेती-किसानी पर आते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ और कुछ हमसे खरीदते भी हैं। आर्मी के साथ हमने बहुत करीबी से काम किया। जैसा मैंने कहा कि मैं फुकुओका को मानता हूँ, वो ज़ेन मास्टर थे। उन्होंने खस के बारे में बात नहीं की, बट वो जापान में उनकी खेती होती थी और वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में ज़्यादा क्या है? धूप है। तो धूप को सबसे ज़्यादा जो हार्नेस करने की जो ताकत है, वो पत्तियों पर है या घास पर है। अगर वो धूप मिट्टी में ना पड़े या बैरन कंक्रीट पर ना पड़े या दूसरी बैरन लैंड पर ना पड़े, तो वो जो धूप है वो हार्वेस्टेड हो जाती है। हार्वेस्ट के साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक ये कि वो लैंड पर पड़कर वापस नहीं जाती हवा में, तो गर्मी कम होती है। तो हम एक बार इसको देखें, हमारे डीजीएम एक दोस्त थे बोकारो स्टील सिटी में। तो वो अपने को मेरा हनुमान कहते हैं, मेरे से छोटे हैं। वो उनका बड़प्पन है। उनको हमने खस-घास दान की, रांची से लेकर, और उन्होंने ये इसको ज़रूर उन्होंने अंशुमाला जी ने दिखाया। इसमें वीडियो है, अब चूँकि हम ये शेयर कर लेंगे तो कभी भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें वो ये उन्होंने लगाया तो बड़े उन्नीदे बड़े इंडिफरेंट तरीके से उनके जो लैब के जो हेड थे, उनकी अगर आप ज़ुबान सुने तो आपको कोफ्त हो कि इनको समझ नहीं आ रहा है, ये छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। जहाँ उन्होंने खस लगाई 1 साल के अंदर, उस ज़मीन की मिट्टी की, खस के नीचे की मिट्टी की का तापमान और जहाँ खस नहीं लगा था 1 साल के दरमियान, फ़कत 1 साल में 9 डिग्री का फ़र्क था। तो इससे आज के दिन में इससे बड़ी बात क्या है? दूसरी बात है पानी। एक राह फाउंडेशन में मैं उस समय सरकारी नौकरी में था, तो बम्बई में था, मुंबई में था। तो मेरे से मिलने आए आईआईटी बॉम्बे के ज़्यादातर लोग हैं। जिनको इनका एक कुआँ था, बड़ा कुआँ था जो सूख जाता था। अच्छा, ये इंजीनियर्स हैं तो बड़ा उसकी नाप-जोख रखते हैं हर एक महीने का। तो जुलाई महीने में ये अप्रैल महीने में सूख जाता था ये कुआँ पानी। जैसा उन्होंने कहा कि कोंकण में इतना पानी पड़ता है कि सिर्फ़ कोंकण की बात नहीं है। कमोबेश यही हालत चेरापूंजी से लेकर, पहाड़ से लेकर, कूर्ग से लेकर, जहाँ भी आप ले लें वही है। और उन्होंने राजेंद्र सिंह माने राठौर वाटरमैन की बात की।
मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत काम किया है, लेकिन जो जो बड़े मास्टरों हैं, जो बड़े हैं, उनको नए आइडिया नहीं चाहिए। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उनको मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ, तो मैं खबर करता हूँ कि भाई इसको एक्सपेरिमेंट तो करो। ऐसे बगैर उसके क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? जैसा अंशुमाला जी ने डिटेल में बताया कि देखो एक ऐसी चमत्कारी घास है, जो पानी को रोकती है। इथियोपिया जैसा जैसा गरीब और अनपढ़ किसान, वहाँ एक एनजीओ ने उन्हें कुछ 1 किलोमीटर में खस की घास की मेड़ लगा कर दी। 10 सेंटीमीटर पर आप लगाएँ, तो ये बिल्कुल एक हेज ग्रो ज़बरदस्त बन जाता है। किसानों ने समझा कि ये तो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, नमी को रोकता है और चारा अच्छा है और उनकी थाचरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने मिलकर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। ये मिसाल है। हम हिंदुस्तानी इतना आर्ग्यू करते हैं और काम बहुत कम करेंगे। तो ये गरीब देश की मिसाल है और वहाँ पानी पैदा हो गया। तो ये खस अद्भुत घास है, पेरेनियल घास है, हिंदुस्तान की घास है। पूरी दुनिया ने अपनाया, वर्ल्ड बैंक ने अपनाया, तो हमने कुछ नहीं किया, ख़ास नहीं किया इसके बारे में। तो इसको हम तो मिलकर बदलेंगे। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करता हूँ कि सरकार आएगी, वो तो हाथी के की रफ्तार से चलती है और एक बार आ गया समझ तो शायद वो भी बहुत अच्छा करेंगे। जैसे बीसीसीएल के डीआईजी सीआईएसएफ थे, बहुत ही इवॉल्व्ड हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। वो विनय काजला, ये इन्होंने ये कोल डंप को समझने की बात है कि कैसी मिट्टी है। जब हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो बचा हुआ कोल का चूरा, कोयले का अवशेष और थोड़ी-मोड़ी मिट्टी उसमें जो रहती है, वैसा ये डंप है। मतलब इससे खराब मिट्टी की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ पर वो ऐसे ही कोई वेबिनार में सुन रहे थे, जैसा आप लोगों ने माँगा अंशुमाला जी का पीपीटी। तो उन्होंने पूछा कि सर मैं आपका पीपीटी शेयर अपने बैचमेट में कर सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल शौक से करिए, क्यों नहीं करिए। रन विद इट इफ यू कैन। तो दूसरे-तीसरे दिन उन्होंने मेरे से खरीदा, खस की घास खरीदी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अच्छी घास है और हमारी नेक नीयत है। तो मैं ये कहता हूँ कि गरीब हैं तो ऐसे ही मुफ़्त में ले जाओ और जो समृद्ध हैं तो थोड़े पैसे दे दो। और एक जो बड़ा एश्योरेंस मैं ये देता हूँ कि अगर मर जाए तो मैं रिप्लेस कर दूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ। तो वो कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नर्सरी नहीं होता। और तो इन्होंने खस की घास ऐसी जगह में लगाई जहाँ कोल्ड डंप था और 23 महीने में तो हरियाली हो गई, पानी पैदा हो गया। चूँकि ये नमी पकड़ता है, उसको समझने की कोशिश करें कि जो च्यांगराई इंस्टीट्यूट में उन्होंने 2 इमली के समान पौध को, एक को खस से घेरा, एक को बगैर खस से घेरा। इसको फुकुओका ने डिफाइन किया है, जो ग्रोइंग को, वैसा मेरी सोच से दुनिया में उससे अच्छा किसी ने ग्रोइंग को डिफाइन नहीं किया है। उसमें खस कैसे महत्वपूर्ण है उसको समझें। पहले फुकुओका की जो डेफिनेशन है ग्रोइंग को, उसको मैं समझाने की मुझे बहुत कोफ्त होती है। मेरा हिंदी का फ्लो अब उतना अच्छा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, और तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। लेकिन जो फुकुओका ने कहा कि ये जो मल्च है, मतलब बायोमास, जो पत्ते गिरे हुए, जो घास, जो तिनका, जो पतली टहनियाँ, मोटे मोटी लकड़ी भी, कोई फ़र्क नहीं। ये जो मल्च है मिट्टी के ऊपर, उस पर थोड़ी वो तो खैर डक का जो स्लरी है, उसको स्लरी थोड़ा-सा डाल देते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई वर्क ऑन देम, ऑन द बायोमास, ऑन द मल्च। कम्स द रेन्स, बारिश आती है, which takes this decomposed matter deep inside the soil. बारिश के साथ ये जो मल्च का जो बना हुआ भोजन है बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और गहरी चला जाता है और भोजन बनता है, एंड becomes the food for microorganism, earthworms and other small animals. वो नीचे में उनके जाकर उनका भोजन बनता है। वो जो
भोजन है वो तो अंदर चला गया, जो रूट्स हैं, रूट सिस्टम है वो मिट्टी के नीचे हैं, थोड़ी सी मिट्टी के नीचे हैं, टॉप सॉइल पर हैं। जैसा बहुत सही उन्होंने बताया अंशुमाला जी ने, जो अच्छी मिट्टी है वो ऊपर की मिट्टी है और उसी को हम खराब कर रहे हैं। तो अब वो जड़ें तो ऊपर हैं और ये भोजन तो अंदर चला गया। With the help of the root, it comes back to the surface of the soil and becomes the food for trees and plants. Nobody has defined growing better. तो आपको क्या चाहिए? Lots of biomass. आपको क्या चाहिए? बहुत सारी जड़ें। आप समझिए कि अगर आपको खस है, एक भास्कर साहब ये साहब थे, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, गांधीयन थे, क्योंकि वो स्वामीनाथन के खिलाफ थे और डॉक्टर स्वामीनाथन के खिलाफ थे और इसलिए उनकी हिंदुस्तान में इज्जत अफजाई नहीं होती थी, पर दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेड थे, गांधीयन थे। तो सावे साहब के यहाँ उनकी जो बहुत सारी चीज़ें जो मिसाल हैं, पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पौधों को नमी की ज़रूरत होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि पौधों को, जो पेड़ आप लगा रहे हैं, वो उनको देखभाल 2 साल की ज़रूरत है, मोटा-मोटी तौर पर। फिर वो अपनी देखभाल खुद कर लेता है और पूरी ज़िंदगी वो किसान जिसने उसको लगाया है, उसकी और उसके परिवार की देखभाल करता है। कितनी बड़ी बात है। तो पहले 2 साल उसकी देखभाल कैसे होगी? अगर आपने एक खस लगा दिया चारों तरफ, तो माँ की तरह साये में वो गर्मियों में, अब तो और बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, उसको आँचल में रख लेता है, उस पौध को। तो नमी पैदा करता है, मिट्टी में नमी पैदा करता है, मिट्टी को सजीव भी बनाता है और मिट्टी का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है वहाँ का, और उसको आँचल से भी घेर लेता है। फिर जैसे ही गर्मी खत्म हो, उसको आप प्रून कर दें, वहीं छोड़ दें, वो मल्च बहुत असाधारण मल्च है, ह्यूमस में तब्दील होता है। तो 2 साल अगर आपने ये कर लिया मोटा-मोटी कि खस से चारों तरफ से घेर दिया, तो उसका वो प्रोटेक्शन और संपोषण बहुत अच्छी तरह से होता है। फिर तो पौधा बढ़ जाता है। सिख जो हमारे ट्रेडिशन हैं, सिख लोग तो सैक्रिफाइस में, रिलिजन में उनके यहाँ बहुत ऊँचा महत्व है। तो उन्होंने ये तो एक तरह से ही सैक्रिफिशियल प्लांट है कि दूसरे पौधों को बढ़ने में मदद करके खुद मर जाना, वहाँ रहकर। तो वहाँ क्यों रहने दो उसको, जब वो बढ़ गए पौधे, वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगा दो। 10-10 गुना बढ़ता है। हमने इको टास्क फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उनको 2.25 करोड़ खस दान किया। 8 जगह पर। ये मराठवाड़ा है, जहाँ मिट्टी खत्म थी, 3000 एकड़ ज़मीन में उन्होंने वो उसके जो मेजर जनरल थे, वो मेरे दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं, देव चतुर्वेदी। तो यहाँ जो एक मेथड है कि गड्ढा करें, और गड्ढे में मैं कहता था कि पेड़ भी लगाओ, खस भी लगाओ। 4 साल के अंदर वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वापस आए और एक बहुत इनॉर्मस कार्बन सिंक भी करता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसी तरह चाहे यहाँ हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गंगा जी के किनारे हो, और ये पानी को शुद्ध करता है। तो उन्होंने जितने नाले थे कानपुर से वाराणसी के बीच में, जो गंदगी बेल्च करते थे गंगा जी में, यूनिफॉर्म सर्विसेज पहनकर वो नीचे वाले काम करते हैं, तो उन्होंने रोका और गंदगी ना गंगा जी में आने दो, और उस नाले, उन सारे नालों को मैप करके उनमें खस की घास को मल्टीप्लाई करके लगाया। 6 महीने के अंदर कछुए वापस आए, 6 महीने के अंदर डॉल्फिन्स वापस आई। पानी की गुणवत्ता में इतनी सुधार। तो उनको खैर क्या कहते हैं, नेशनल ज्योग्राफी ने कवर किया, वो बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं वेस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, इन्होंने बहुत मक्कारी की है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं बिल्कुल सही है कि मैं क्यों कहता हूँ कि खस लगाओ, क्यों बिना जुताई की खेती कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि भविष्य आपका तभी है जब आपने फूड फॉरेस्ट को समझ कर और अपने खाने की आदतों में तब्दील करके अगर कर लिया, तो अभी भी एक स्लिम चांस है कि हम शायद जिंदा रहें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो आपने जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो आप कर रहे हैं, जब आप डेवलप हो रहे थे, दूसरे डेवलप्ड कंट्री जो थे, तो एक बार अगर हवा में गई तो वो 70 साल से 120 साल रहते हैं। तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, आज के दिन में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ कहकर और सुनकर तो हम क्या कर पाएंगे। जो हम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, उनको करना ज़रूर चाहिए। एक
सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में मैं मानता हूँ डॉक्टर रतन लाल हैं, जो रिसिपिएंट हैं वर्ल्ड फूड प्राइज के, जो नोबेल प्राइज है एग्रीकल्चर का 2019 या 20 में। मैं उम्र बढ़ रही है, मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ें खैर फ़र्क नहीं। वो वर्ल्ड फूड प्राइज के रेसिपिएंट हैं। वो कहते हैं कि 2% अगर आपने कार्बन कंटेंट मिट्टी में बढ़ा दिया, तो सारे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सारे दुनिया की मिट्टी में बढ़ा दिया तो सारे ग्रीन हाउस इमिशंस खत्म हो जाएंगी। ये रीजनरेटिव फार्मिंग है, ये सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं है, ये मतलब ये रिवर्स करता है। तो ये कैसे संभव है? अब हमारे खेत की अगर हम सोचें, कुछ एक तस्वीरें हम दिखा लेंगे जल्दी, उसमें खास बहुत अहम रखता है। सबसे पहले मैं अपने बेटे का एक लेस देन एन एकड़ ऑफ अ फार्म, हिंदुस्तान में है तो आर्ग्यू करेंगे और सही बात भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है, सब में आर्ग्यू नहीं करते। तो कहा कि हम छोटे किसान में ये तो बहुत दिन लगेगा। सुधीर जी ने भी पूछा मुझसे कि फूड फॉरेस्ट तो आपको ये इंप्रेशन देता है कि बहुत वक्त लगेगा इसको पेड़ों को बड़ा होने में। मैं कहता हूँ कि देखो, एक मैं सरल उदाहरण देता हूँ, कि जो जैसे हल्दी उगती है हमारे यहाँ, बहुत बड़े रकबे में हल्दी उगती है, तो सिर्फ अकेले हल्दी क्यों उगाओ? हल्दी को छाया पसंद है, उसके साथ खस लगाओ और तुअर लगाओ, अरहर। 80% जो दलहन तिलहन है, हम आज के दिन में हमारा कंट्री इंपोर्ट करता है। और मैं बहुत क्रिटिकल हूँ इस चीज़ के लिए कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसानों को हम नहीं देंगे, हम एमएसपी देंगे, कम ज़रूरत नहीं है। अगर डिमांड एंड सप्लाई का कंडीशन है, आप कितना एक्सपोर्ट रोक लोगे कि दाम ना बढ़े, किसान को क्यों ना मिले? आप अगर बाहर में आप महंगी कीमत दे रहे हैं दलहन तिलहन की, ठीक है, जब हम उगाएंगे 100 रुपए किलो तो अरहर के बीज बिकते हैं। आप समझिए कि अगर आपने हल्दी भी लगाई, आपने खस भी लगाया, उसके ऊपर आपका ये अरहर भी गया, तो 3 फसल हो गई। और सिर्फ 3 ही क्यों करें? उसके ऊपर आप सहजन ले जाएँ, सहजन की पत्तियाँ छोटी होती हैं। एक चूँकि मैंने कार्बन सिंक का ज़िक्र किया है, तो जापान की एक स्टडी है, जो कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्टरर मोरिंगा है, सहजन है। क्योंकि क्यों हिंदुस्तानियों को शायद पता नहीं है, जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं और दूसरे दीगर नाम हैं, वो उनको क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता नहीं है शायद कि ये फिलीपींस में स्टडी हुआ था। फिलीपींस में स्टडी हुआ जिसमें ये बताया कि 4 जो सहजन के पेड़ हैं, वो जितना कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं, जितने 30 सेडार ट्रीज़ 30 साल में नहीं कर सकते। अब आप कल्पना करिए ऐसे खेत की, जैसे मेरे बेटे की खेत है, जिसमें सहजन भी है, जिसमें खस भी है, जिसमें पपीता भी है, जिसमें नींबू भी है, जिसमें अमरूद भी हैं और जिसमें हल्दी भी है, तुअर भी है। तो 4 फसलें तो 1 साल में, पहले साल में धरती ढक गई 1 साल में। उसकी ज़मीन की कीमत 2 साल में फ़कत वसूल हो गई। अब हम काली हल्दी लगाना शुरू करेंगे। अगली बार सुधीर जी जब बुलाएँगे तो सुधीर जी, आप मुझे जब भी लगे कि अब वक़्त करीब हो गया, आप हाथ खड़े कर दीजिएगा, मैं रोक दूँगा। तो ये एक साउथ इंडिया में एनजीओ है, 1 साल से कम की ये तस्वीर है। हमारा खस है, हमारे नींबू हैं और हमारे, हाँ, उन्हीं की तस्वीर है। 1-1 साल में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं अपने भाई, बड़े भाई हैं हमारे, उनको 6 एकड़ ज़मीन है, उमरिया ज़िले में, सबसे बैकवर्ड इलाका है मध्य प्रदेश का, और सस्ती ज़मीन यही थी। तो वो पहले फर्स्ट सेक्रेटरी थे वहाँ मॉरिशस में। तो मैंने भाई, हम दोनों गए साथ। मेरे से बड़े हैं, लिखते हैं, बहुत सारी किताबें उनकी हैं। मैं आपके कहानी वाले उसमें उनको एक बार ज़रूर दिखाओ, बहुत सीरियस लिखते हैं वो। कोई 12-13 किताबें उनकी पब्लिश्ड हैं। ऐसी ज़मीन थी। कुछ नहीं होता था। ये इसरो का रिपोर्ट है कि हमारा डेज़र्टिफ़िकेशन जिस रफ़्तार से बढ़ रहा है कि बहुत ही खतरनाक है। यही उनकी ज़मीन है 3 साल बाद। आम में आम के पेड़ों में फल लग गए, 3 साल 4 साल में नहीं लगते। ये खस का प्रताप है। पूरी ज़मीन बदल गई। पानी का जो उनका कुआँ था, जो सूखा रहता था, उस कुएँ में लबालब पानी साल भर रहता है।
तो जो घास इतना चमत्कारी घास है, ये आम उनके यहाँ के फलने लग गए खस के साथ। तो जो घास घास ऐसा चमत्कारी हो, जो 8 डिग्री टेम्परेचर कम करे, जो पानी पैदा करे, जो टॉप सॉइल पकड़े, जो चारा बेशकीमती हो, और जिसकी जड़ें, हम थोड़ी-सी उसके बारे में बात कर लें, कि अगर उसका खस की जड़ का अगर आपने पानी पिया, तो चूँकि इसका 3 दिन में एक्सपेरिमेंट है, वो इसमें है, अगर हाँ, तो अगर चला सकें तो चला लें, अनुपम, थोड़ा आगे करके। तो 3 दिन में एक में खस का गंदे से गंदे पानी में, वही एक सीतारूम रिवर है, दुनिया की सबसे गंदी नदी, जैसी हमारी यमुना जी दिल्ली में, वैसी इंडोनेशिया की ये नदी है। उसी का पानी ये है, एक खाँचे में खस रखा, उसी का पानी में, और एक खाँचे में बिना खस के रखा। और 3 दिन के अंदर जो जिसमें खस था वो पानी पीने योग्य। वो कितनी बड़ी मिसाल है कि आप सारे पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, उस पानी को आप, तो आदमी का बॉडी क्या है? 75% पानी। अगर आपने वेटिवर के इन्फ्यूज़्ड वाटर, जो वेटिवर खासकर ऐसी मिट्टी में उगा हो, जिसमें जुताई भी नहीं हो, जिसमें ज़हर ना दिया हो, मैं ज़हर ही कहता हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र ना दिया हो, वैसी जड़, अगर जड़ को आप मिट्टी के घड़े में या फिर काँच के बॉटल में डालकर पानी पिएँ। मेरा एक दोस्त है, डीजी पुलिस है, अब तो रिटायर हो गया वेस्ट बंगाल में, तो उसको एसिडिटी रहती थी, तो मेरे खेत पर आया, तो उसको मैंने समझाया इसके बारे में। मध्य प्रदेश, वो लिखता पढ़ता है भी है वो, तो कालिदास पर उसने बहुत लिखा है, तो मध्य प्रदेश में आया तो मैं खेत पर भी गया। तो वो इसका पानी पिया, 4 दिन में उसका सालों का एसिडिटी खत्म हो गया, 4 दिन फ़कत। इतना पावरफुल घास है ये। एसिडिटी तो आम पर सबके पास आधे से ज़्यादा लोगों के पास है, तमाम दवाएँ हम खाते हैं उसके लिए। इसका पानी पिएँ, ये सिर्फ़ एसिडिटी खत्म नहीं करता। खस की जो जड़ है, ये चूँकि आपके बॉडी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करती है, और शायद हिंदुस्तान ऐसा, जो मैंने पढ़ा है कि वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ अभी भी आरओ वाटर इस्तेमाल हो रहा है। खूब सारा पानी बर्बाद, और खूब सारा पानी में सारे मिनरल नष्ट। अगर आपने उसकी टीडीएस भी ठीक करके रखा हो, आरओ वाटर कहते हैं कि कैंसरस है, जो भी है। ये पक्की बात है कि वो सारे मिनरल खत्म कर देता है। तो अगर आपने वो खस का पानी पिया, तो वो मिनरल वापस आ जाते हैं, और आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। तो इन अ वे यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम अ फ्यूचर कैंसर आल्सो। तो ये चमत्कारी उसके गुणधर्म हैं, और इसके साथ मोटा-मोटी तौर पर जो मुझे लगता है कि खस को खेत के, जहाँ जो मैं कहता हूँ कि एक मल्टी लेयर हम जो खेती करते हैं, जैसा मैंने दिखाया कि किसान, हिंदुस्तान का किसान गरीब क्यों है, मुझे कभी नहीं समझ में आता है। जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैंने देखा सुधीर भाई को अपने दोस्त के साथ, वो खेत में खुद से लगा रहे थे। मुझे बहुत क्या कहते हैं, रश्क हुआ उनसे। ये लोग पैदल जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ी, विनोबा जी कहते थे कि आप खच्चर हैं, अगर आप गधे हैं, अगर आपने श्रम का कोई काम नहीं किया। इससे अच्छा क्या काम है कि पेड़ भी लगा लो, घास घास भी लगा लो, बीज भी डाल दो और खुद की मेहनत कर लो, स्वस्थ भी रहोगे। और मैं, हमारे यहाँ तो इकलौता मकान जो हमारी मिसेज ने बनाया, जो अंशुमाला जी जो तस्वीर दिखा रही थी, वो हमारी वाइफ की एंसेस्ट्रल ज़मीन है, वहाँ पर हमने घर बनाया। स्वर्ग इसको छोड़कर धरती पर कहीं नहीं है। जहाँ आप वृक्षों के साथ, चिड़िया के साथ, मधुमक्खी के साथ, हमारी खेती ट्रीज़ और बीज के सहारे है। लोग कैसे हो गए हैं कि एक-एक पेड़ काट रहे हैं कि उसके नीचे हम थोड़ा-सा गेहूँ उगा लेंगे। अरे उनके साथ जिस दिन आपने चलना सीख लिया, आपकी पूरी जीवन पद्धति बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। और जैसे सहजीवन आप कहते हैं, तो अरे कितना अच्छा नाम है, हम तो सहजीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य है, मैं अगली बार कभी बोलूँगा कैसे कैंसर के लोग ठीक हो रहे हैं, कैसे कोलेस्ट्रॉल के लोग ठीक हो रहे हैं। इनके अनुपम का खुद ही डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन था, वो भी ठीक हो गया। सिर्फ़ काली हल्दी और ऐसी चीज़ें जो वहाँ उगती हैं, जो हमारे पुराणों में लिखा है कि फूड इज़ मेडिसिन, इट इज़ द फूड व्हिच इज़ ग्रोन इन अ फूड फॉरेस्ट इज़ अ मेडिसिन। तो मेरा जो स्वप्न है, अगर
हैं हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे नेक लोग हैं, आप लोग हैं। मिलकर अगर हम करें, ऐसे 10,000 खेत हो जाएँ, बहुत सरल है। तो कभी-कभी लोग मुझे कहते हैं कि नहीं-नहीं इसको टुकड़े में बाँट कर और मतलब मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने वो उदाहरण दिया कि जिसने हल्दी उगाई उसको आप खस भी लगाओ, उसके ऊपर में तुअर भी लगाओ, उसके ऊपर में सहजन भी लगाओ, बीच-बीच में पपीते भी लगाओ, चूँकि हल्दी एक नेचुरल पेस्टिसाइड भी है। और जैसा अंशुमाला जी ने कहा ये खस की घास रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने मेज़ लगाया है 5 लाइन मेज़ का या 10 लाइन मेज़ का तो 1 लाइन खस की भी लगाते हैं। उसी तरह अगर आपने जहाँ पर धान उगाना है तो ऐसे धान हरियाणा में उगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पंजाब में भी नहीं उगाना चाहिए। तो जो गलती कर रहे हैं उसको क्यों नहीं करना है? वो इसलिए उगा रहे हैं कि उनको जो ये पिटेंस मिल रहा है आपको एमएसपी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। अरे! मैं देखता हूँ कि वहाँ जो पपीता है कहीं भी अमरूद है, अब ₹60 से कम कहीं भी नहीं मिलता है। छोटे से छोटे कस्बे में नहीं मिलता है। तो एक तो पहले खाया तो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड और दुनिया का सबसे शुद्ध खाया। और ऐसा समूह गरीबों के समूह में बहुत ताकत होती है। हमने इस बार आम अपने बगीचे के जो सच में मतलब ऑर्गेनिक क्या ऑर्गेनिक का परदादा है आम। हमने अपने पहले जितने वर्कर्स थे 30 फैमिलीज़ उनमें बाँटा, फ्री में नहीं दिया। ₹25 किलो या ₹20 किलो अलग-अलग आम के और आप हैरान होंगे आप वो उन्होंने मतलब 20-20 किलो, 25-25 किलो खाकर वो स्वस्थ रहेंगे तुम्हारा खेत स्वस्थ रहेगा। तो बाहर के बढ़ियों को मैं दूँगा ₹40 में तो उससे अच्छा मैं प ₹25 में अपने लोगों को क्यों क्यों नहीं खिलाऊँगा? गरीबों के पास में समूह में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर जिस दिन 6 बड़े शहर मैं काम कर रहा हूँ टाटाज़ के साथ, अभी आईटीसी वाले उनसे भी बात करता हूँ, मैं बात सबसे करता हूँ। अगर ये समझ लें कि आप एक सेपरेट कैटेगरी बनाइए जो फूड फॉरेस्ट की प्रोड्यूस की हो, जहाँ खस लगी हो, जहाँ दलहन हो, तिलहन हो और अमरंथ हो और ये मोटा अनाज हो और फल हों और ऐसी पद्धति से उगे हों और उसकी तस्वीरें बनाएँ और उसकी एडवर्टाइज़मेंट करें कि यहाँ का टेम्परेचर पहले साल से 3 डिग्री से 4 डिग्री से 9 डिग्री कम है। और अगर इसके आप प्रोड्यूस खाएँगे तो किसान और जंगल लगाएँगे। फ़कत 6 से 7 बड़े शहर हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर 50 लोग लाख लोग अब तो गर्मी में कोई सरकार के पास नहीं जाएगा। अब सब लोग हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, आग लगा रहे हैं, हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई फ़र्क नहीं। तो किसान बेचारा वो उसको लेबर का पैसा नहीं है, तो वो आग ना लगाए तो क्या करे? उसको समझाया है कि यही यही खेती का तरीका है। आप ऐसे 10,000 खेत तैयार कर दीजिए जहाँ पर आपका आपका आपको खरीदने वाले लोग कोई आए जो ₹40 किलो आपसे पपीता खरीदे, तो ₹40 किलो आपसे अमरूद खरीदे, सहजन के पत्ते खरीदे, खस की जड़ें खरीदे, काली हल्दी खरीदे। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा वेल्थ अनफोल्ड होगा, नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स बट फॉर द होल कंट्री। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा, मिट्टी के लिए अच्छा, किसान के लिए अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा और इसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस गैस से हमारे आज दोस्त नहीं हैं, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं अरविंद जोशी, वो जो बायोफ्यूल समझते हैं, कोई नहीं समझता है। तो पहले जो राजीव कुमार साहब थे वाइस चेयरमैन नीति आयोग वो भी उनसे सुनते थे, समझते थे। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस 5,000 आपके यहाँ हरियाणा में वो सबसे बड़ा प्लांट लगा है। तो अभी तो ये है कि जो धान उगाया उसकी जो उसी में सब उलझे हुए हैं, उसी साइकिल में उलझे हुए हैं कि हम उसको आग लगाने से कैसे बचाएँ और ₹2 किलो और पता नहीं कितने रुपए किलो उसकी इकट्ठा कोई करे और उसको जाकर इंडियन ऑयल या पानीपत में भी है और भटिंडा में भी है कहीं। 2-3 बड़े प्लांट्स हैं वहाँ 2G के, तो वहाँ बेचें। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं, अभी मैंने देखा संजीव पुरी साहब का अभी कल स्टेटमेंट आया है, बायोमास की अब बात कर रहे हैं। ऐसे जो खेत हैं जो सबसे बड़ा इसके जो बायोफ्यूल का जो क्लीन फ्यूल है, देखिए अगर हमने बहुत आलू उगाए, बहुत टमाटर उगाए, बहुत कोई चीज़ उगाई तो उसकी कीमत धड़ाम से नीचे, उसको सड़कों पर फेंक के आते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ें भी उगाएं, फल भी उगाएं
और एनर्जी के लिए बायोमास भी उगाएं। जो हमारा सरप्लस बचे हमारे मवेशियों से, हमारे मल्च से, हमारे सुबह बाकी हमारे कुछ लोग हमारे जो करीबी हैं वो भी इसके खिलाफ रहते हैं। मैं नहीं खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव से जिया है। 25 साल से मैंने गलतियां की, सीखी और हमारे पेरेंट्स रिटायरमेंट की अब तो मदद नहीं रही। तो हमारा एक खेत जो है मध्य प्रदेश में, वो मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे हमको कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पेंशन है और लालच नहीं है मेरे पास। वहाँ अगर हमने 50 टन काली हल्दी उगाई और उसको उसकी कीमत तो पता नहीं, अनाप-शनाप लोगों का मेरे में यकीन है और लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं वैसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि वो 50 टन में कितने कैंसर, कितने दमा, कितने गठिया कि लोग जिन्होंने सोचा था कि ज़िंदगी में नहीं ठीक होंगे, वो ठीक हो जाएँगे। तो कोई इससे बड़ी कीमत, कोई इससे बड़ा किसी को पारिश्रमिक मिल सकता है क्या? सोच का फ़र्क है। खैर, मैं नहीं कहता हूँ किसानों को पैसे के लिए नहीं काम करना चाहिए, लेकिन एक और 1-2 मिनट और कह देता हूँ। अगर लोगों को समझ में आ गया कि ये इतना चमत्कारी घास है जो टेम्परेचर को कम करे, इमीडिएट कम करे, 10-10, 20-20 गुना बढ़े, तो इसकी कीमत है। इसकी कीमत भी है और जड़ों में कम से कम अपना स्वास्थ्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य है। और एक लेयर के तौर पर अगर हमने उगाया, मल्च के तौर पर हमने और भी काम किया है इसको। जर्मनी में सस्टेनेबिलिटी के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके पास भेजा। घास की ऊपर की घास को, चूँकि हम मिट्टी को जड़ सिर्फ़ उसी के लिए निकालते हैं, पानी के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए, जो हम फ्री भेजते हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये फ़ोम जो हम गद्दा है या गाड़ियों में कुशन है, फ़ोम जो भी है, उसका ये परफ़ेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसका जो पाउडर है। तो हम उसका एक अलग पैरेलल डिमांड खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर समझिए ₹20 किलो अगर इसके पाउडर बिक सके खस की, और मैं तो ऑनेस्ट मिडलमैन हूँ, मैंने कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए कोई कमीशन। सबसे बड़ा आज का वेल्थ क्रिएशन एग्रीगेटर का है, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो कोई भी हो। तो लालच में तो दुनिया जानी है, काहे को लालच में पड़ने का। तो अगर आपने मेहनत की और अगर ये कह रहे हैं अभी 4 गद्दे वाले तैयार हैं, लेना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर ऐसा होगा तो एक तो उधर दिल्ली-विल्ली की तरफ ही है, तो अगर हरियाणा में उगाया आपने और उसको काट करके सुखा लिया और ₹20 के लिए उस इसके अलग से मिले, तो वही बहुत अच्छा है। तो मैं आप समूह के बन जाइए और आप वहाँ का इकट्ठा करके भेज दीजिए। एक वो है ऊपर की घास, और कम से कम जो हरे की घास में अगर ₹2 किलो भी लें तो उसका भी गणित अच्छा है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक लेयर है, जो सीबीजी के लिए जाएगा, जो 2G सेकंड जनरेशन इथेनॉल के लिए उसके लिए जाएगा। तो खस की घास में उपयोगिता भी है और गणित भी है, दोनों है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य है, मिट्टी का भी, और जितने एनवायरनमेंट की जो मैं बात करता हूँ, एक और छोटी-सी बात कह के मैं इसको बंद करूँगा कि ये कहते हैं पॉपुलर वृक्ष तो हरियाणा में बहुत लगाते हैं या उधर वेस्टर्न यूपी में बहुत लगाते हैं। तो 4 घास खसकी एक पॉपुलर वृक्ष के बराबर है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट में। तो हमने जो पौना 2 करोड़ खस की घास दी, ये राजस्थान में है, इको टास्क फोर्स को, ऑफ इंडियन आर्मी को। आज उनके पास 100 करोड़ घास है। तो हम लोगों ने मिलकर इतने अच्छे कर्म तो किए कि 25 करोड़ वृक्ष तो लग गए। ये सिर्फ घास से हो सकता है, जो अपने आप बढ़े, 10-10 गुना बढ़े। तो प्रॉब्लम अब ग्लोबल वार्मिंग की नहीं रह गई, अब प्रॉब्लम है ग्लोबल बॉइलिंग की। तो ये सबसे सही तरीका है कि अगर अपने छत में भी कुछ उगा रहे हैं, गमले में भी उगा रहे हैं, तो गमले में भी तो जड़ तो मिलेगी, पानी पीने का तो मिलेगा। हॉट हॉट और हॉटेस्ट तो सीजन रह गया है, तो वहाँ और तो अकेले खस क्यों उगाओ, उसके साथ हल्दी उगा लो वहाँ पर। तो वो भी एक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये दोनों क्यों उगाओ, उसमें सहजन भी लगा लो। तो 3 तो जहाँ चाहो, गमले में चाहे यहाँ, और छत पर टेम्परेचर कम हो जाए। तो इसके साथ मैं विराम दूँगा कि ये एक ऐसी घास है जो पानी पैदा करे, पानी शुद्ध करे, नदियाँ शुद्ध करे, तालाब शुद्ध करे, वेटलैंड को बचाए, और जिसकी जड़ों में, जो मैं खस के ऑयल के बहुत पक्षधर नहीं रहता हूँ, उसमें भी गणित है। 2.5 लाख रुपए पर एकड़ आप कमा सकते हैं क्रॉस रिसीट में, अगर आपने, लेकिन एक मिट्टी को क्या कहते हैं, वो पंजे-वंजे से निकालना पड़ता है। मैं उसके पक्ष में नहीं रहता।
तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर की जो घास है, और आज मैंने बहुत तस्वीरें नहीं दिखाई जिनमें चूँकि अंशुमाला जी ने बहुत डिटेल में कवर किया है। एक चीज़ और मैं खाली कहूँगा कि जो मल्च है ये, और फुकुओका की जो बात है, तीसरी जो ये जो मौसम परिवर्तन जो हो रहा है, तो गार्डियन का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें ये है कि बहुत लंबे अरसे तक पानी नहीं पड़ेगा और बहुत छोटे अरसे में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, यही हो रहा है। तो हमारे खेत में भी ऐसा हो, एक तो तस्वीर उन्होंने दिखाई थी, लेकिन एक और है आम्फान जैसा लाया था। अब हर एक साल में आम्फान सरीका कुछ आता है, हमारे खेत में भी आता है, क्योंकि हम बंगाल के करीब हैं, फुटहिल्स पर हैं। तो ये होता है, ओलावृष्टि होती है और इतना पानी 3 दिनों में कि मतलब रिकॉर्ड सब टूटते हैं। गर्मियों में भी रिकॉर्ड टूटते हैं और पानी में भी 3 दिन में रिकॉर्ड टूटते हैं। कोई समभाव से नहीं बारिश होती है। वो उजले-उजले जो हैं स्पॉट्स, वो ओला के हैं। तो जो खड़ी फसलें, जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल फार्मिंग है, वो तो नष्ट हो जाती हैं। जंगल में भी नुकसान होता है, लेकिन सबसे कम। तो ये वो अम्फ़ान आया और हमारे खेत पर, उसके दूसरे दिन का की अगर तस्वीर हो, 48 घंटे के अंदर, हाँ, वो पानी भरा, ये है। ये हमारे गोविंदराज नींबू है, कभी इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे हम। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा हो जो जिसके कैंसर छिलके से ठीक होता हो, और आपके बॉडी को अल्कलाइन करे, उसके बारे में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि खस अकेले ही बात करें, हम खस के साथ सारे समग्र एक साथ बात करें, क्यों नहीं बात करें? सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा घनी छाया हो रही है, उसको छाँट दें। जैसे तुअर हो गया, बहुत अरे बहुत घनी छाया हो गई, नीचे को उनको लग रहा है। किसान को अपने खेत में घूमना चाहिए। पौधे अपनी बात कहते हैं। आपके ये नींबू के पौधे आपको कुछ बोल रहे हैं। दे आर द हेल्दीएस्ट प्लांट्स। और वो अगर उसकी जो सुगंध है, आप अगर एक बार इसको सिर्फ दाल चावल के साथ ये नींबू और थोड़ा सा A2 घी, देसी घी खा लें, तो आपको किसी की ख्वाहिश ना रहे। और आपके उसके छिलके में और भी बहुत उपयोगिता है। तो 48 घंटे में वो सारा का सारा पानी सोख लिया। एक चीज़ और, मैं जो अगर बहुत ऑर्गेनिक मैटर आपका जैसे हमारे यहाँ है, जो मल्च है भरा हुआ है, उसमें बरसात के दरमियान केंचुए आते हैं। और केंचुए जो देसी केंचुआ, ये सब बकवास है, क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट, कोई मतलब नहीं है। असेनिया फटीडा, साउथ अफ्रीका का केंचुआ हम लगा रहे हैं, साइंस के नाम पर ये सब तमाशे हो रहे हैं। अरे इन सीटू लगाओ ना, मल्च करो। और वो आते हैं, केंचुए आते हैं। एक केंचुआ एक दिन में 8 से 10 बार मिट्टी को खोदते हुए, सुरंग बनाते हुए आता है। और चूंकि इट इज अफ्रेड ऑफ द प्रेडेटर्स, जो ऊपर में चिड़िया है, तो तुरंत दूसरे रास्ते से अंदर जाता है। तो एक केंचुआ एक दिन में तकरीबन 20 सुराख बनाता है। 1 एकड़ में कम से कम 4 लाख केंचुए होते हैं। अगर आपने जहर नहीं दिया, अगर आपने धरती ज्यादा नहीं जोती और मल्च किया, तो एक दिन में कितने परफोरेशन हो गए? 80 लाख। 3 महीने में कितने हो गए? बेशुमार। मदर अर्थ बिकम्स लाइक अ स्पॉन्ज। जो पानी गिरेगा वो रिचार्ज करेगा। और खस हो तो उसकी जड़ों के सहायता से और भी बहुत सारी चीज़ें, चमत्कारी चीज़ होती हैं। मैं आई एम रियली रियली थैंकफुल टू अंशुमाला जी। शी गेव अ वेरी, शी हैज़ अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, एंड IIT कानपुर की हैं, और बहुत अच्छी टीचर हैं। तो आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू हर। क्योंकि मैं जब 1-2 घंटे बोलता हूँ, तो फ्रैंकली आई कैन शेयर दिस विथ सुधीर जी। तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मेरे अनुभव की बात दिल से करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करती हैं। तो अब मुझे लगा कि कोई तो अब साझा कर रहा है उसको। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। और अबव ऑल, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। ये ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग हैं। ये ज़रूरी है कि कितने लोग समझदार लोग हैं। थैंक यू।